वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 लेसन 1 जो हम कर रहे थे इस टाइम पे कवर मैनेजमेंट का, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो फर्स्ट लेसन था उसके थर्ड पार्ट पे है। आज की इस वीडियो में हम न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ ली है, मीनिंग वगैरह क्लियर कर ली है, मैनेजमेंट के देन फंक्शन एंड क्लासिकल थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली है। सो इस वीडियो में हम न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और अपनी न्यू क्लासिकल थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले के 2 पार्ट्स पहले जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और न्यू थ्योरी को पढ़ते हैं। जो हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था, तो क्लासिकल थ्योरी में जो था हमारा मैनेजमेंट, उसको हम किस तरीके से लेते थे, मैनेजमेंट क्या समझाया गया था उसके अंदर कि अगर एक मैनेजमेंट, एक उसमें क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरीके से देखा जाता था और उसमें रहने वाले जितने भी एम्प्लॉइज या लेबर्स होते थे उन्हें हम अ पार्ट ऑफ मशीन की तरह देखते थे। बट न्यू थ्योरी के अंदर अब हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर जैसा साइंस वर्ड भी आ गया है। तो अब हमें उसको भी साथ में लेकर एक नई थ्योरी हमने फिर बनाई कि यार जरूरी नहीं है कि हम सभी पार्ट्स को एक जैसा समझे, यानी कि सभी एम्प्लॉइज को एक जैसा समझे। ह्यूमन बिहेवियर नाम की भी एक चीज होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे सभी एम्प्लॉइज का माइंडसेट, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज ना चेंजेबल यानी कि डिफरेंट भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हर एम्प्लॉय का अलग नीड हो सकता है, अलग उसका मेंटेनेंस हो सकती है, अलग उसकी मेंटली सोच हो सकती है, बहुत सारी चीजें डिफर कर जाती है। तो ये एक नई थ्योरी बनाई गई थी थोड़े टाइम बाद क्लासिकल थ्योरी से, तो इसका नाम हमने रखा था न्यू क्लासिकल थ्योरी। द न्यू क्लासिकल थ्योरी इज द एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी दैट इंक्लूड्स बिहेवियर साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट। सेम चीज कही गई है। ये जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी थी, हमारी क्लासिकल थ्योरी का एक एक्सटेंशन वर्जन था, यानी कि उसी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसी ही थ्योरी में थोड़ा और ज्यादा पढ़कर और ज्यादा चीजें को एक्सर्ट करके निकाली गई थी ये थ्योरी। इसके अंदर क्या इंक्लूड था, ह्यूमन बिहेवियर साइंस इंक्लूड थी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, कि किस तरीके से एक ह्यूमन बिहेवियर हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को इफेक्ट कर सकता है, या अगर कोई भी ऐसा इफेक्ट हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में पड़े तो हाउ कैन इट टैकल, हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। In the theory, the organization is the social system and its performance is affected by human effects। मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक सोशल सिस्टम होता है, एक सामाजिक संगठन होता है जिसमें अलग अलग लोग आते हैं और काम करते हैं। इसमें ना काम करने वाले लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है वो अलग अलग हो सकती है। किसके द्वारा, ह्यूमन इफेक्ट्स के द्वारा, यानी ह्यूमन इफेक्ट्स के द्वारा ये अलग अलग हो सकती है। ये हमारे बिजनेस को या हमारे सिस्टम को इफेक्टेड कर सकती है, यानी कि इसमें थोड़े से चेंजेस देख सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर सबके अलग होते हैं, किसी का माइंडसेट अलग होता है, कोई उतनी सैलरी में वर्क करने के लिए कैपेबल होता है, कोई उतनी सैलरी में वर्क नहीं करता है। तो ये अलग अलग ह्यूमन सेट्स जो होते हैं ये हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी की जो परफॉर्मेंस है इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आई होप आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम है क्लासिकल थ्योरी के तरीके से, बट वही है, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे और भी ज्यादा चीजों को इन्वेंट किया, सोचा और समझा, और उसके बाद हमने ह्यूमन बिहेवियर को भी खोज करी एक बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। अब जिस तरीके से हमने क्लासिकल थ्योरी में फिलोसोफर्स की फिलोसफीज भी पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, सो इस तरीके से ही हम न्यू क्लासिकल थ्योरीज में भी कुछ फिलोसोफर्स की फिलोसफीज पढ़ेंगे कि उन्होंने इसे समझने के लिए क्या क्या फिलोसफी निकाली है। सो फर्स्ट हमारे सामने जो आ रहे हैं वो है एलन टॉन मायो। ये एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट भी थे अपने टाइम पे, मतलब जो ये थे एक ग्रेट साइंटिस्ट भी थे और एक अच्छे फिलोसोफर भी थे। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिखी थी। इनका कहना क्या था ह्यूमन बिहेवियर प्लस हमारी बिजनेस मैनेजमेंट को लेके, ही टोल्ड इफ इन अ बिजनेस एम्प्लॉय happy so the business running good and happily we if we not happy and satisfied so there the business is not also well। मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब था अगर एक बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय ही खुश होकर काम नहीं करेगा तो वो बिजनेस बिल्कुल भी खुश होकर काम मतलब आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सपोज आप ही हैं, आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, अगर सारी जो लेबर टीम होती है वो अगर वहां से खुश ही नहीं है, अगर वो खुश है तो आपका बिजनेस भी अच्छे से रन करेगा और बहुत खुशी खुशी चलेगा। बट अगर वो खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है आपके बिजनेस में आके, तो आपका जो बिजनेस होगा वो भी ठप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम नहीं करेगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई सेल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ऑफ हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब था कि
जो बिजनेस मैनेजमेंट है या बिजनेस ग्रोथ है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्टेड होती है हमारे एम्प्लॉयज की ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। सेकेंड फिलोसोफर हमारे सामने आ रहे हैं मैरी पार्कर फॉलेट। इनका क्या कहना था, ही टोल्ड इफ यू सॉल्व एम्प्लॉयज फाइट्स सो यू कैन ट्राई दीज 3 टेक्निक्स। मतलब क्या था कि इनका भी कहना यही था कि हाँ, जो ऊपर इन्होंने कहा है एल्टन मायो जी ने जो कहा था हमें कि अगर हमारे एम्प्लॉयज ही खुश नहीं रहेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। हाँ, ये इससे एग्री होते हैं और इनका उनके आगे क्या कहना है इस चीज से तो एग्री ये थे, इस फिलोसफी से तो ये एग्री थे। फिर इन्होंने कहा कि अगर हमारे किसी भी कभी कभी ऐसा मतलब एक रीजन देखा जा सकता है। देखिए, रीजन देखना क्या है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एम्प्लॉय के ना खुश होने में अपने काम में या अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, जिस भी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे उसे पैसे ना मिल रहे हो, चाहे उसके प्रमोशन ना हो रहा है, या उसकी जगह पे आप हटाकर उसको बेचारे को हटा के वो बहुत पहले से आपके पास काम कर रहा है, सपोज आप उसे हटा के उसकी जगह पे कोई और रख रहे हो, या सेम 2 मैनेजर हैं आपके पास, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं ना अलग अलग, तो अलग अलग 3-4 मैनेजर है, किसी को आपने ज्यादा सैलरी दे रहे हो, किसी को आपको कम दे रहे हो, किसी को आप इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हो। तो ये बहुत सारे टाइनी टाइनी चीजें होती हैं जो हमें तो नॉर्मल रखती है या हम उस पर कभी फोकस भी नहीं करते, बट स्टिल जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ये सब डिसअपॉइंटेड होते हैं, डिस्करेज होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बताया गया है, मैरी जी ने ये बताया है कि अगर हमारे कोई भी एम्प्लॉय आपस में लड़ाई करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय में बेसिकली कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, राइट, तो आप ये 3 टेक्निक से ना उनका कोऑर्डिनेशन ठीक कर सकते हैं, या आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली कि मुझे कौन सा चाहिए या मैं किसको निकाल दूं। बिकॉज मान लीजिए एक सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, लास्ट 11th या 12th में मुझे कंफर्मली याद नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट की ही चैप्टर में बेसिकली आपने पढ़ा होगा स्पेशलाइजेशन, जो सबसे नीचे मैंने लिखा है, इन केस ऑफ सम पोजीशन या स्पेशलाइजेशन, या ये चीज कभी कभी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी दिखाई देती है। स्पेशलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक ही तरीके के एक ही पोस्टिंग के बहुत लोग होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ले लो, जितनी पढ़ाई इस मैनेजर ने करी उतनी ही पढ़ाई उस मैनेजर ने करी है, उतनी ही पढ़ाई उस मैनेजर ने करी है। तो इसमें से आप किसी को भी स्पेशल नहीं कह सकते, क्यों, वो भी कहेगा भाई मैं भी अपने सीए के अंडर में पढ़ाई करके आया हूँ, मैं भी सीए के अंडर में पढ़ाई करके आया हूँ, मैंने भी अपनी पूरी मैनेजर की अथॉरिटी ली है, पूरी मतलब मैनेजर की पढ़ाई करी है, तो आप मुझ पे उंगली कैसे उठा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, कि आप किसी में भी स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सो इस केस में क्या होता है ना, हमारे सामने बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन खड़े होते हैं जो बिल्कुल ही इक्वल होते हैं, बट हम उसमें से बेस्ट टू ऑल नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि हाँ इन सब में से भी हमें क्या चाहिए। तो उसकी 3 टेक्निक्स होती है। फर्स्ट टेक्निक इज डोमिनेंस, पहली टेक्निक होती है डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन इन 2 एम्प्लॉइज देन जज। मतलब क्या है, आप 2 एम्प्लॉइज को के बीच में ना थोड़ा सा कंपटीशन रख सकते हैं, या कॉम्पिटिशन, या उनकी स्किल्स उठा के देखिए, दोनों को मतलब कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर जज कर सकते हैं कि हाँ आपके अंदर ये कमी है या आपके अंदर ये कमी है, आप इससे इस चीज में कम है। माना आपने ये भी पढ़ा है, आपने भी ये पढ़ा है, उनको उस चीज की ज्यादा नॉलेज है, आपको इस चीज की कम नॉलेज है। सेम अलग अगले वाले में भी सेम ऐसा ही कुछ कहा गया, जो अगली आपको सेकंड टेक्निक दिख रही है कंपैरिजन, उसमें भी यही होता है कि 2 लोगों की, 2 एम्प्लॉइज की स्किल्स को लेकर आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कौन की। थर्ड एंड लास्ट जो आपके पास टेक्निक आ रही है वो है आपकी इंटीग्रेशन की टेक्निक। इंटीग्रेशन की टेक्निक क्या होती है कि आप अपने दोनों ही एम्प्लॉइज को रख सकते हो इस वाले ऑप्शन में कि भाई इसको क्यों नहीं निकालना या इसको क्यों निकालना। आप दोनों की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को फुलफिल कर दीजिए, जो चीजें उसे चाहिए आप उसको दे दीजिए, जो चीजें उसे चाहिए आप उसे दे दीजिए। तो फुलफिल द ऑल नीड्स देयर एम्प्लॉइज, ये आपकी इंटीग्रेशन में आता है कि आप दोनों की ही जो भी उन्हें नीड्स चाहिए, जो उनकी जरूरत है, उन्हें पूरी करके अपने केस को क्लोज अप कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों फिलोसोफर की फिलोसफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड फिलोसोफर की फिलोसफी, जो थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो क्या कहते थे, ये वही फिलोसोफर है जिन्होंने हिरार्ची थ्योरी की भी इन्वेंशन करी थी। हाँ जी, हिरार्ची थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, 5 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना, इन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये वही है जिसमें आपकी 5 बेसिक नीड्स पढ़ी होगी, आपने 11th में भी मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको 5 बेसिक नीड्स पढ़ाई जाती है। तो इनका कहना वही था, इन्होंने वो थ्योरी इन्वेंट करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये फिलोसफी बनाई, बिकॉज उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर की बात करी गई है बहुत अच्छे से। सो इसमें भी ह्यूमन बिहेवियर में इन्होंने वही थ्योरी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने यही कहा था कि अगर हम अपने सभी एम्प्लॉइज की 5 बेसिक नीड्स, सॉरी टू मिस्टेक, यहाँ पे आपकी नीड्स की स्पेलिंग नीड्स कर दी मैंने सारी, तो नीड्स को अगर आप हर ह्यूमन की या एम्प्लॉइज की नीड्स को 5 बेसिक नीड्स को अगर आप पूरा करते हैं,
तो आपका जो एम्प्लॉय होगा ऑब्वियसली खुश होकर एकदम फुलफिल होकर मस्त मगन में अपना काम करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे किसी भी तरीके से। और अगर हमारा एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो हमारी मशीन यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली अच्छा प्रोडक्शन एंड ग्रोथ में चला जाएगा। तो फर्स्ट इसकी क्या नीड होती है, 5 नीड में से पहली नीड होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स। जितनी भी हमारी मानसिक नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उन्हें आप फुलफिल करें। सेकंड इज दैट सेफ्टी नीड्स। कोई भी बंदा हो भाई, कहीं भी काम कर रहा हो, अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखेगा। अगर मेरी जान का खतरा है और मैं फिर भी तुम्हारा काम कर रहा हूँ तो ये कौन सी बात होती है? आप उसकी जान का कोई परवाह ही नहीं कर रहे हैं, आप उसकी सेफ्टी की कोई बैकअप ही नहीं ले रहे, सपोर्ट ही नहीं ले रहे। हमें नहीं पता, आप जाओ और अपने मरो मिटो, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा काम चाहिए। तो दिस इज नॉट फेयर ना। ऐसे में तो आप भी काम करना पसंद नहीं करेंगे, तो वो क्यों करेंगे? सो सेफ्टी नीड्स भी चाहिए होती है एक एम्प्लॉय को। थर्ड इज सोशल नीड की, हाँ सोशल, जब समाज में वो जाए तो उसको एक रेस्पेक्ट मिले, वो किसी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ना करे जहाँ पे उसकी डिसरेस्पेक्ट हो, या वहां पे काम करने से सोसाइटी में उसकी डिसरेस्पेक्ट हो। किसी भी ऐसे गलत ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल या मतलब डिमोटिवेटेड, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब किसी भी घटिया तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी गुडविल रेपुटेशन होनी चाहिए, ताकि हाँ हम वहां पे काम भी करें ना तो लोग हमें देख के कहे कि हाँ बंदा एक मतलब अच्छी रेपुटेड जगह पे काम कर रहा है। फोर्थ इज सेल्फ रिस्पेक्ट नीड। सेल्फ रिस्पेक्ट उसे चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि वो आपका नौकर है, एम्प्लॉय है, तो आप उसे गाली गलौज से बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से गलत वे में उससे बात कर रहे हैं या उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके काम को डिस्करेज करते हैं, हर वक्त उसमें टीजिंग करना, उसमें मतलब गलतियां निकालना। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे एक एम्प्लॉय को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, डिमोटिवेट करती है, डिस्करेज करती है काम करने के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड भी उसे चाहिए होती है। लास्ट एंड फाइनल इज एक्चुअलाइजेशन नीड। कि एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है उसकी पर्सनल नीड्स की, हाँ उसमें मतलब ऐसा मतलब जो उसकी पर्सनल नीड्स होती है उसे भी आपको फुलफिल करना होता है। इफ यू गिव दीज नीड्स टू योर एम्प्लॉयज सो योर एम्प्लॉयज वर्क सेटिस्फाइंगली एंड हैप्पीली। अगर आप ये सारी नीड्स अपने एम्प्लॉय की फुलफिल कर देते हैं तो एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होकर, संतुष्ट होकर और खुशी खुशी आपका काम करता है। अब्राहम मैस्लो जी ने ये हायरार्की थ्योरी निकाली जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये फिलॉसफी बनाई। लास्ट एंड फाइनल हमारे फिलोसोफर है डॉलस मैकजियोर्जर। सॉरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है आई नो, बट मैं इनका नाम ना जल्दी से ले नहीं पाती। यहाँ पे मैं ना मैक से मैगडी याद आ जाती है, तो एक्चुअली मेरे से थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। ये फेमस फॉर देयर मोटिवेशनल स्किल। ये जो फिलोसोफर थे अपने मोटिवेशनल स्किल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। इन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज भी इन्वेंट करी थी। तो उसी में से एक मोटिवेशनल थ्योरी के बेस पे ही इन्होंने ये फिलोसफी निकाली थी कि अगर हम अपने मतलब एम्प्लॉयज के लिए उन्हें हम मोटिवेट करें, मोटिवेशनल में थ्योरीज दें, तो एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास लीडरशिप की स्किल्स भी बढ़ेंगी एक एम्प्लॉय के अंदर। अगर हम उसे अच्छे से मोटिवेट करें, डायरेक्ट करें, उसे अच्छे से लीड करें, उसे उसकी नीड्स तो पूरी करेंगे क्योंकि बाकी सारी थ्योरीज में तो यही था कि उनकी नीड्स पूरी करो, उनकी नीड्स पूरी करो ऑब्वियसली, बट उसे एक मोटिवेशन देना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप उसे नीड पूरी कर दे रहे हो, उसकी जरूरतें पूरी कर दे रहे हो, तो ऐसे एक इंसान ना काफी फ्री ऑफ भी हो जाता है कि हमें पता है भाई बंदा हमारी नीड पूरी कर देगा, हम काम करें चाहे ना करें। दिस इज नॉट फेयर ना। आप उसकी नीड्स भी पूरी कर रहे फिर भी वो आपको गुड रिजल्ट ना दे तो आपको भी बहुत ज्यादा लॉस भी होगा, बहुत बुरा भी लगेगा। सो एक मोटिवेशन और सही डायरेक्शन एंड सुपरविजन भी चाहिए होता है एक एम्प्लॉय, और ये हमारे एम्प्लॉयज की लीडरशिप स्किल्स को भी काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। तो इस फिलोसोफर की फिलोसफी में ये बताया गया था कि जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम एक मोटिवेशनल थ्योरी दे सकते हैं जिसकी हेल्प से वो मोटिवेट होकर अच्छे से वर्क कर सके और जो हमारी लीडरशिप स्किल्स होती है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो आई होप आपको ये सारी फिलोसोफर्स की, चारों फिलोसोफर्स की फिलोसफी अच्छे से क्लियर होगी जिसकी हेल्प से आप अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि न्यू क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल ही इजी है, क्लासिकल थ्योरी का बस थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन है, इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने क्लासिकल थ्योरी की भी वीडियो कंप्लीट कर ली होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी यहाँ तक की सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। बस एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसके बाद आपका ये चैप्टर, आपका ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर कंप्लीट नहीं, पूरा यूनिट वाला आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम प्लानिंग पे चलेंगे जो आपका सेकंड यूनिट है। सो तब तक के लिए बाय बाय।